अभी सब ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं क्लास फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हिप्पोकैम्पस एंड एमेलगार्डा क्या है? ये इंचार्ज ऑफ मेमोरी है एंड रिकॉलिंग, स्टोर्स फीलिंग्स एंड रिलेटिंग टू मेमोरीज, जनरेट्स एग्रेशंस एंड सेक्सुअल मोटिवेशंस। यानी ये दोनों काम जो कर रहे हैं, ये जो जितना काम मेमोरी का है उसको इंचार्ज करते हैं कि उसको स्टोर कर रहे हैं, और जो फीलिंग्स हैं उनको जो है वो मेमोरीज को जो है वो क्लियर कर रहे हैं। अग्रेशंस और जो भी सेक्सुअल मोटिवेशंस होती हैं उनके ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। यानी कि अग्रेशंस को भी जो है वो यहाँ पर सामने, यानी कि इसी एक फीलिंग्स के ऊपर काम हो रहा होता है। जितनी फीलिंग्स हैं ऑफ मेमोरीज हैं, चाहे वो शार्प हैं, हाइड्रेट हैं या नॉन हाइड्रेट हैं, तो जितनी भी जो जितना काम जो है वो सारा ये हिप्पोकैम्पस जो है वो और ये एमेग्डाला डाला जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ ब्रेन का जो है ये मेन फोकस्ड है कि इनको कैसे किया जाता है। अब आगे आगे इसमें मजीद जो है वो डीलिंग्स के होगी। कॉर्टेक्स क्या कर रहा है? यानी कि जो सेरेब्रल ऊपर जो कॉर्टेक्स है, ये एक लेयर है। वैसे भी हमें नज़र भी आ रही है कि ये लेयर है, मैं तो इसलिए देख के बता दिया कि ये इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेविंग अप्रोप्रिएटली। यानी कि आपका जितना भी काम है, जैसे कहते हैं ना कि एक आप फ्रेम बना लेते हैं, तो वो जो फ्रेम है वो आपकी चीज़ों को, जो जितनी भी सेंसरी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कोड कर रहा है, और फिर उसको एज अ बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएटली डिफाइन भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको जो है वो डिफाइन भी ना करे। तो उसके लिए भी जो है वो ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करना, यानी कि ये क्रिएट भी कर रहा है सेंसरी को, और उसके अलावा जो मोटर इन्फॉर्मेशन है, जो मोटर इन्फॉर्मेशन मतलब जो पूरी सिस्टम को चला रही है, जितना भी आपका सारे जो ऊपर से नीचे तक का सिस्टम है, कैलिब्रस का, सेलेब्रल का, लिम्बिक का, उन सारे की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे तो वो बिहेवियर को शो कर रहा है। अब मुझे क्या पता कि अगर मेरी बॉडी स्टफ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स का काम है कि वो मुझे जब ये बिहेव करवाता है, मुझे ये समझाता है कि हाँ जी ये मेरा दर्द है, तो तब मैं ये रिएक्ट कर रही होती हूँ ना। आई टोटली डिनाइड फॉर दैट कि व्हाट हैपन टू माई साइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको जो है वो पढ़ना ज़रूरी है, दिमाग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब आगे हम जो है ये पैरेटल लॉब की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ऑक्यूपिटल लॉब था, फ्रंटल लॉब था और टेम्पोरल लॉब था। ये चीज़ें हमने जो है वो वहाँ पर भी पढ़ी थी, मेमोरी में भी। अब इसको हम ब्रेन के हिसाब से पढ़ रहे हैं ताकि हमें वो मेमोरी के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर हम ब्रेन के हवाले से जो है वो चीज़ों को कंसिडर करेंगे।
ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पूरा सिस्टम अभी आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर हमें जो है इससे फ़ायदा होगा इसका पढ़ने से, कि हम जो है वो कंडीशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब फ्रंट लॉक जो है ये फ्रंटल लॉक जो है वो हमें क्या चीज़ें डिटरमाइन करवा रहा है। ये एग्जीक्यूट करता है हमारे, ये एग्जीक्यूटिव है और डिसीजन मेकर है, यानी कि रेगुलेट्स करता है बिहेवियर सच एज प्लानिंग एंड एडॉप्शन टू चेंज। कोई भी चेंज आ रहा है उसके लिए प्लान करना, नए नए इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करता है और उसको डिसीजन मेकिंग की तरफ जो है वो, यानी कि ये पूरा एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है आपका। ये यहाँ से जो है वो डिसीजन होकर आ रहा है। अब आपने जो भी बिहेवियर में अब आप जो ले रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा डिसीजन है, वो आप इसी के बेस पर ले रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी अडॉप्ट किया है या जो भी प्लान किया है वो यही काम कर रहा है। ठीक है, कोई चीज़ सोची आपने, जैसे अब मैंने आपको ये पढ़ा रही हूँ, अब इसको पढ़ाने में जो है वो आपने जो भी इनहेल कर लिया है अपने माइंड में। अब अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर इफ़ यू फील यू आर फेल, सो व्हाट डू यू थिंक, तो फ़ौरन आपका डिसीजन क्या आएगा। मैंने आपसे कहा कि भाई जो है वो तुम फेल हो गए, तो अब उसके बेस पर आपने क्या एग्जीक्यूट किया, क्या डिसीजन लिया, तो वो एकदम फ़ौरन आपने अडॉप्ट किया, उसे प्लान किया और फ़ौरन वो बिहेवियर की तरफ आ गया कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। अब वो हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो अपने फ़ेल होने पे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में आएंगे। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं यार, होता रहता है, इसमें क्या बात है। और ये है कि कोई जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नॉर्मल कंडीशन क्यों है, आपको ये पता है कि हाँ जी फेल होना है तो पास भी होना ज़रूरी नहीं है कि मैं, अगर ये 4 साल का सेमेस्टर है तो 4 साल के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मैं क्लियर करूँ, कोशिश सभी करते हैं। लेकिन ये कि बहुत आसान सब्जेक्ट्स में भी रुक जाता है इंसान और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट में भी क्लियर हो जाता है जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। और ये अक्सर होता है हम सबके साथ ही कि जहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं वहाँ तो मुझे चीज़ें हो जाएंगी, तो वहाँ नहीं हो पाती हैं, और जहाँ नहीं होती तो वहाँ चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होती हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो इससे भी जो है वो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर का सिस्टम जो है वो बहुत तकलीफ में आ रहा है बेचारा। अभी समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, प्रीफ्रंटल एरिया ना। प्रीफ्रंटल एरिया यानी कि एक तो फ्रंटल एरिया और उससे पहले भी जो होता है उसे प्रीफ्रंटल एरिया कहा जाता है। ये रिलेट्स टू फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी, कंपेशंस, केयर, मोटिवेशंस एंड गोल सेटिंग्स। यानी कि इससे पहले जिसके बेस पर आप डिसीजन लेना है, पहले उससे पहले आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं, वो फीचर्स बता दिया जाता है। जैसे अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई ऑनलाइन जो है वो क्लासेस होंगी, ठीक है ना, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, डिसीजंस हो चुका है। अब उसमें बिहेवियर कैसा आया, बिहेवियर अब हर स्टूडेंट्स का अलग बिहेवियर है, टीचर्स का अलग बिहेवियर है कि कैसे क्लास लेंगे, किस तरह से लेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे।
तो ये प्री फ्रंटल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। अभी एक टॉपिक जो है वो हम पर्सनैलिटी से रेलेवेंट भी पढ़ेंगे ताकि आपको जो है वो पर्सनैलिटी पढ़ना आ जाए। कंपैशन है, केयर है, मोटिवेशंस है एंड गोल सेटिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग तो इसकी वजह से भी जो है ये आपकी अब आपके पास फीचर्स क्या हैं। मोटिवेशन आपके पास एक फीचर है, केयर करना आपके फीचर है, पर्सनैलिटी आपके पास एक फीचर है, कंपैशन यानी कि कंपैशनेट करते हैं आप, एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, और गोल सेटिंग जो आपके गोल्स होते हैं रेगुलर लाइफ में। रोज़ाना हमारे पास कोई ना कोई गोल मौजूद होता है कि हम उसके हिसाब से, जैसे अब आज मुझे ये था कि जी आज ये क्लास लेनी है, इसमें ये पढ़ाना है, ये करना है, तो ये हमारी गोल सेटिंग्स हैं। तो उसके लिए पहले से ही आप एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो फ्रंटल लूब है इससे पहले ही प्री फ्रंटल एरिया होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें फीचर्स जाहिर हो रहे होते हैं, और इसकी बेस पर आप अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ जो है वो डिसीजंस लेते हैं। मोटिवेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये भी एक टॉपिक ऐसा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इस चीज़ों को भी जो है वो डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है जी। अब आगे जी मोटर एंड प्री मोटर एरियाज relates to voluntary movement. Frontal lobe if damaged can make a person unable to differentiate between right and wrong. कितना बड़ा जो है वो सिस्टम है। if damage persons can become emotionless, if damage it compels for inappropriate sexual behavior. दिस इज ये अंडरस्टैंडिंग है, ज़रा इसको बिल्कुल पढ़ें गौर से। ये जो लाइन है देखें, मोटर एंड प्री मोटर एरियाज रिलेट्स टू वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि जितनी भी आपकी वॉलंटरी पूरा जिसम मूवमेंट कर रहा है, सोच के हिसाब से, खाने के हिसाब से, पीने के हिसाब से, सोचने के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, ये सारी चीज़ों को जो है वो जो है वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है ना। तो अब फ्रंटल लोब अगर डैमेज हो जाता है तो आप जो पर्सन है वो अनएबल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो राइट या रॉन्ग, यानी कि आपका ये जो मेन दिमाग है यही अगर डैमेज हो जाए तो फिर आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि आप क्या कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं आपको नहीं पता। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोटर एंड प्री मोटर एरियाज़ है ये आपकी जो है वॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है। तो इसको ये इसी चीज़ को देख रहा होता है कि कहाँ क्या क्या डैमेजेस आ रहे हैं। इफ़ डैमेज पर्सन कैन बिकम इमोशनलेस, अगर पर्सन यानी कि पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे इंसान को अगर वो डैमेज कर देता है तो वो बिल्कुल ही इमोशनलेस हो जाता है, बिल्कुल ही उसको अंदर एहसास ही ख़त्म हो जाता है कि वो किसी चीज़ का भी, किसी के दुख का, किसी के दर्द का, किसी की तकलीफ़ का जो है वो एहसास करे। तो ऐसे लोगों से या आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो आपको जो है वो केयर करेंगे या आपकी चीज़ें करेंगे। और ये हमारे सामने ऐसे चीज़ें आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती हैं। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ पीपल्स? बिल्कुल वॉलंटरी, यानी कि आप वॉलंटरी कर रहे हैं, यानी कि पाबंदियाँ नहीं हैं। जैसे अब हमने जो फंक्शंस पढ़ा था तो हर फंक्शन के काम है ना कि वो फंक्शन यही करेगा, सही ना। वॉलंटरी का मतलब है कि वो पूरे सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ खाने को ही कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्लिप को ही कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेंसरी सिस्टम को ही कंट्रोल कर रहा है, वो हर जगह पे काम कर रहा है। वॉलंटरी वो किसी भी एरिया में घुस सकता है और किसी भी चीज़ को जो है वर्कआउट कर सकता है, उसकी मूवमेंट हर जगह पर होगी। इसलिए तो उसको जो है मोटर, मोटर का क्या मतलब होता है? मोटर का मतलब ये है कि वो पूरी बॉडी को मोटर कर रहा है, चला रहा है। मोटर का मतलब चलाना होता है ना, मोटर मशीन।
तो मोटर का मतलब क्या है कि जो वो पूरी बॉडी को चला रहा है, वो हर जगह पे इन्वॉल्व हो सकता है। यानी कि पहले जो हम कह रहे थे कि जी सेरेबुला है वो जो सिर्फ है ना सिर्फ यही काम करेगा, ठीक है, एमएल कार्ड है वो सिर्फ वही काम करेगा। तो इसमें ये कंडीशन नहीं है, वो पूरी बॉडी को मूव कर रहा है। लेकिन जो फ्रंटल लॉब है, यानी कि अगर आपका जो जाहिर सी बात है फ्रंटल लॉब अगर आपका डिसीजन मेकर है, तो डिसीजन मेकर क्या बता रहा है, राइट और रॉन्ग। अगर वही डैमेज हो गया है तो वो क्या आपको राइट बताएगा, क्या आपको रॉन्ग बताएगा, क्या आपकी जो है वो डिसीजन जो है वो सामने आएंगे। आप समझ में आई बेटा? क्योंकि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये फ्रंटल लॉब जो है अगर ये डैमेज हो जाता है तो पर्सनालिटी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती। ये पर्सन्स जो है, पर्सनालिटी तो आपकी वही साइकोलॉजी है, जो बिहेव कर रहे हैं वो पर्सनालिटी बन जाती है। पर्सन का मतलब है वो इंसान पूरा डैमेज हो जाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम ये कह देते हैं कि जाहिर सी बात है, अब अगर अब ये देखें ना, इफ डैमेज पर्सन कैन बिकम इमोशनलेस। डैमेज का मतलब है कि कोई चोटें वोटें लगती हैं या जख्म वख्म आते हैं, तो ही आप जो है वो बताएंगे कि जी डैमेज क्या है। डैमेज इनसाइड द डैमेज की बात हो रही है। आपका ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये अगर डैमेज होता है देन यू बिकम दिस। नो फील पेन, नो फील हैप्पीनेस, नो फील राइट, नो फील रॉन्ग, how how to you eat, how to wear, how to react. No one you have sense. You have lost your sense, then you have become emotionless. That's the mean. Here is defined the damaged person lost this system. So it should be mental, it should be mandatory for this. इसके लिए आपको क्या करना है? ये चीज़ें तो हमें पढ़ाई जा रही हैं। हाउ टू मेंटेन दिस, नॉट रिएक्ट overburden. How to check your willpower, your choices, your love, your morality, your movement, your motivations. If you are motivated, you can survive everywhere of life. If you are not motivated, you have to complain and complain and complain. अगर मैं ये कहूँगी जी अब कोरोना आ गया है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो आप कंप्लेन ही करते रहेंगे। आपने उसके लिए निकलने का हल बताया ना कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, हम क्लासेस ले रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते तो हम उसके बदले ये काम कर सकते हैं, हम ऑफिस से जा सकते हैं हम उसके बदले ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वही हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई लाइफ का सिस्टम चल रहा है, वरना सिस्टम रुक जाएगा तो आप काम ही नहीं कर सकते। अगर इसको डैमेज करना है तो यू आर मोस्ट when I was very sensitive on that time, when I was so younger, maybe in class 8 or 9, I was so much sensitive. I really afraid of that. I can't sit in darkness, I can't sit in people's, I don't have to interrelate with the people's. So on that time, with the passage of time, when time is give you a lot of tough time, so you have to realize कि how to portray on this scenario. Maybe जिस तरह की मेरी conditions थी on that time, maybe I was unable, I can damage, become this, become this, I have no sense. But
On that time, I have to realize, no, I have to stand up. I have to fight myself. You should have to fight yourself in every period of time. नॉट हम जब सुबह सो रहे होते हैं, नींद आ रही होती है, क्लास लेने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन अपने अंदर ये फाइट्स पैदा करते हैं कि नहीं, उठना है, हमने काम करना है, हम काम करेंगे तो जाहिर बात है हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ साइकिल चलेगा, हमारी अर्निंग होगी, हमने आगे बढ़ना है। तो ये मोटिवेशन है, तो हमें जो है वो उसने जगाने पर मजबूर किया। अगर वो मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरी लाइफ में अब कुछ है ही नहीं, तो वो फिर चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है डैमेजेस का मतलब ये नहीं कि कोई जख्म आ गया तो बंदे का हाथ पैर टूट गया तो वो डैमेज हो गया, नो, दिस इज द इनसाइड ऑफ द माइंड। ये अगर डैमेज हो गया तो आप यहाँ बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं। और अगर वैसे डैमेज है तो इट कंपेयर्स फॉर इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर। आप रिएक्ट ही नहीं कर पाते, आप जो है वो चेक नहीं कर पाते, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते सामने वाले की बिहेवियर को। जाहिर पता है एक जो है वो हर तरह की लाइफ जो है वो सामने आती है, चाहे वो मैरिटल हो, नॉन मैरिटल लाइफ हो। तो ये वाली चीज़, ये वाली डैमेजेस आते हैं तो आपका इसके ऊपर बड़ा जो है वो इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें, हर तरह का इफेक्ट आता है, इमोशंस में हर चीज़ शामिल है, आपकी मोरालिटी, मूवमेंट, आपकी केयर, आपकी अग्रेशन, आपकी प्लेजेंट्स एंड अनप्लेजेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर हो जाती है। तो ये सारे जो डैमेजेस अगर आते हैं तो यू शुड हैव टू प्रिपेयर। इसके लिए करना क्या है, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, you have to fight on every time, you have to maintain your mind in every time, you have to analyze in yourself every time, you have to evaluate yourself every time, then you become strong, but then you become emotionful, not less, then you become accurate, appropriate। तो your frontal loop जो है वो फिर हमेशा appropriate रहेगा। अगर नहीं है तो यही डैमेजेस होने लग जाएंगे और आपके जो है वो चीज़ें जो है वो appropriate नहीं होंगी। ये चीज़ जो पार्शियल लॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या है जी, परसेप्शन है, इंटरप्रिटेशन है, टच है, बॉडी है। ये परसेप्शन क्या होते हैं? परसेप्शन का ज़रा मुझे बताएं, परसेप्शन क्या चीज़ है? परसेप्शन आपका एक ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन क्या है, हो सकती है परसेप्शन आपका एक ख्याल है, वो ख्याल आपकी फीलिंग्स के हिसाब से हो सकता है, आपके सेंसेशन के हिसाब से हो सकता है, आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से हो सकता है। ये आपका परसेप्शन है। हाँ जी, परसेप्शन आपका एक ख्याल होता है जो कि आपके एहसासात, आपके ज़मीर से बिल्कुल बिल्कुल अफ़ीफ़ा बिल्कुल सही कहा, कि बिल्कुल एक ख़्याल है कि आप एक परसेप्शन ले रहे हैं। तो ये जो पार्शियल लॉब है ना, ये ग्रीन एरिया, ये येलो एरिया तो फ्रंटल लॉब बन गया, ये पार्शियल लॉब जो है ये ग्रीन एरिया है, ठीक है। ये ऑक्यूपिटल लॉब जो है ये रेड एरिया है, ठीक है। ये टेम्पोरल लॉब जो है ये आपका पर्पल एरिया है। तो ये इसको, ये पूरा दिमाग है, इसको कलर वाइज इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको सिस्टम समझ में आ सके कि हर सिस्टम का अपना अपना एक काम है। बजाय देखें ये पूरे टिश्यूज लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर पैगाम रसाई कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर इस सिस्टम को जो है वो चला रहे होते हैं। और बाहर से हमें ये लग रहा है कि बस ये एक पीसेस बने हुए रखे हुए हैं और कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। तो पार्शियल लॉ क्या कर रहा है, आपका ख्याल बता रहा है, फिर उसको वो इंटरप्रेट भी करता है, ठीक है ना। आपके टचमेंट, आपकी बॉडी परसेप्शन जो है वो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी क्या ख्याल कर रही है। यानी कि अब इस वक्त आप हाथ हिलाना पसंद कर रहे हैं, या अपना ख्याल जाहिर कर दिया, ठीक है। सामने वाला आपके साथ क्या बात कर रहा है, आपने उसको फौरन इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ जी, मिस जो है ना अभी समझा रही है, बड़ी पोलाइट अंदाज में समझा रही है, अचानक जो है मैं अफीफा पे गुस्से हो जाऊँ, अफीफा क्या बदतमीजी है, क्या जवाब दिया तुमने मुझे। तो फौरन जो है तुमने मेरे बिहेवियर से फौरन तुमने अपना इंटरप्रिटेशन लगाया,
और तुम्हारी बॉडी इंटरप्रेट करने लग गई। फौरन तुमने मेरे बारे में परसेप्शन ज़ाहिर कर दिया कि मिस तो वैसे तो बड़ी पोलाइट लगती हैं, आज कैसे मिस ने अजीब सी बात कर दी, आज क्या हो गया, ऐसा ही। तो ये परसेप्शंस जो है वो नॉट रिमेन सेम एंड एवरी टाइम। तो ये पार्शियल लॉब जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है वैसे, क्योंकि इसमें जो है ये परसेप्शन जो है वो, ये देखिए ना, बॉडी टचमेंट, बॉडी परसेप्शन, ये यानी कि पूरे एहसास को जो है वो, उस चीज़ को जो है वो फील कर रहा है। तो ये और इंटरप्रेट भी कर रहा है। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको सामने वाले से मिल रही है, कोई भी बंदा, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात, कोई भी वाक़यात, कोई भी वक्त, कोई भी मौसम, उस सबको वो जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है। और फिर उसके ऊपर जाहिर है, अगर गर्मी हो रही है तो फ़ौरन बॉडी जो है वो उसको इनहेल करती है, फ़ौरन जो है उस पर एक्सपायरेशन होने लग जाती है फ़ौरन। और ऑक्यूपेशन विजन्स एंड साइट्स, यानी कि ये दूर अंदेशे की जो अजम्पशंस हैं, विजन्स हैं, जो होने हैं या नहीं भी हों, उनके ऊपर ही काम कर रहा है बस, ठीक है ना। तो विजन्स एंड एंड साइट्स, साइट्स में क्या होता है, गौर फिक्र करना, नजरियात देखना, मंजर कशी करना, नज़ारा कशी करना। यानी कि हम जो कहते हैं ना कि हम साइट सीन पर जा रहे हैं, यानी कि हम जो है वो जो खूबसूरत मनाजिर हैं हम उनको देखने जा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ होती है। सैरो सयाहत अलग है, सैरो तफरीह एक अलग चीज़ है जहाँ पर आप सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जब आप मंजर कशी कर रहे हो तो आप स्पेशली उन्हीं मंजरों को देखने जा रहे हैं, जो जंगल का मंजर है या दूसरा कोई और मंजर है, तो आप पहाड़ों का मंजर है, बर्फबारी का मंजर है, वो सिस्टम को देखने जा रहे हो। तो ऐसे ये जो ऑक्यूपेशनल लोग जो हैं, अच्छा अभी तो ये 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमने तो अभी 12 बजे तक क्लास लेनी है, तो अभी तो हमारे पास एक ही घंटा हुआ है। और हमारे पास अभी यहाँ पर 24 स्टूडेंट्स आ गए हैं, पहले 22 थे। तो ये 2 कौन ऐड हुए हैं, ज़रा इनको भी बताएंगे कौन कौन ऐड हुए हैं। और विजन्स क्या होता है, जो तुमने देखो, एक मिशन होता है और एक विजन होता है। तो अब मिशन क्या है तुम लोगों का, कि भाई मैंने, हमारा मिशन तो ये है कि हमने तालीम जारी रखनी है हर हाल में। अब ज़रूरी थोड़ी कि तुम बीकॉम या बीबीए कर लोगे तो तालीम ख़त्म हो जाएगी, आगे एमकॉम करना है, फिर उसके बाद जो है अगर एमएस करना चाहो तो, यानी कि मकसद आपका तालीम ही हासिल करना है, तो आप उसी काम में लगे रहोगे, ठीक है ना। तो ये तो मिशन हो गया। अब विजन क्या है कि मैं इस तालीम के तहत आगे क्या क्या कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं बीकॉम या एमकॉम कर लूँगी तो मुझे आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं एमफिल कर लूँगी तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं पीएचडी करूँगी तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये मेरा विजन है कि मैं कहाँ कहाँ तक जा सकती हूँ ये करके। तो ये तालीम और डिग्री की एसोसिएशन आपको कहाँ तक लेकर जा सकती है, ये विजन है कि मुझे वहाँ तक जाना है। और विजन ये भी होना चाहिए कि अभी तो मैंने बीकॉम किया, मुझे पीएचडी तक जाना है, तो ये आपका विजन है। मिशन आपका तालीम हासिल करना ही है, लेकिन विजन क्या है कि यार पीएचडी तक जाना, तो वो विजन बन गया आपका। तो इसी तरह ये जो माइंड का विजन जो होता है, वो माइंड जो है वो विजन देख रहे होते हैं। जितना आपका सिस्टम जो है वो आगे आने वाली चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं कि अभी ये चीज़ गिर सकती है, यानी कि उसे कह सकते हैं सबकॉन्शियस, यानी पता नहीं होने वाला है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मंजर कशी कर लेना, अभी होने वाला है, एकदम नहीं होता कि दिल घबरा जाए कुछ हो जाए। तो ऐसा ये वाली चीज़ें जो है वो, ये आपका ये ऑक्यूपेशनल लॉ जो है वो ये चीज़ें कर रहा हो। ठीक है जी। अब टेम्पोरल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये हियरिंग एंड साउंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम कर रहा है, सिर्फ सुनने का काम है टेम्पोरल लॉब का काम, यानी कि सुन के और उसकी साउंड को ऑब्जर्व करना। जैसे मैं अभी आराम से बोल रही हूँ, इसको भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं,
मैं तेज बोलूंगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं एंग्री होंगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं जोक कर रही होंगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे। आप मेरी बातों मेरी सिर्फ आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर मैं ये फ़ौरन पूछूंगी भाई जब हम फ़ोन कर रहे होते हैं, यानी कि इस वक्त तो आप मेरे साथ ऑडियो कनेक्टेड है ना, तो अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ सकती हूँ कि आप मेरी बातों से मेरे सिर्फ आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरा इस वक्त जो है वो मूड क्या चल रहा है, ठीक है ना, मेरी इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो आपने सिर्फ मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया। मैं फ़ौरन यहाँ पर अगर अभी मुझसे जैसे आरिफ बात कर रहे थे, आरिफ ने जब लिखा मैं लिंक तो भेजना, तो मैंने ये कहा कि जो है वो लिंक भेजा हुआ है बेटा, और पुराना ही लिंक चल रहा होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये ओल्ड लिंक के ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम बार बार जो है वो नया लिंक बनाए। कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा इसमें मैं हार्श भी हो सकती थी कि क्या है आरिफ तुम्हें पता नहीं कि वही लिंक चल रहा होता है, तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो ये भी मैं बता सकती थी। तो आप मेरे सिर्फ वॉइस से जो है वो अंदाजा लगा लेंगे, हालांकि अल्फाज तो मैंने वो यही यार। अच्छा ये बात मैं कहती थी भाई आरिफ तुम्हें ये नहीं पता, एक ही तो लिंक होता है, वही चल रहा होता है बार बार, उसमें क्या चेंज लेकर आओगे, उसमें क्या वो करना है। तो यही बात अगर मैंने सिर्फ लहजे से लहजा चेंज करके मैंने कही, और मैंने ये कहा आरिफ क्या बदतमीजी है भाई, क्या सेंस नहीं है तुम में, है क्या, ये बार बार बताना पड़ेगा कि हर दफा लिंक चेंज होते हैं, वही चीज चल रही है। तो ये दोनों बातों में फर्क नजर आ रहा है। और ये बात तो बेटा आरिफ देख लेते कि ये नहीं पता आप लोग आपको कि ना भाई वो वाला लिंक पहले वाला ही चल रहा है, बात वही कही जा रही है, लेकिन क्या है अंदाज और लब लहजे से जो है वो आपको बड़ा फर्क पता चल जाता है कि आप जो है ये रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि आपने फौरन पहचान लिया कि मिस जो है वो इस तरह के इससे बिहेवियर से बात करती हूँ, क्यों सिर्फ आपने मेरी सिर्फ वॉइस सुनी, अभी आपने मेरा फेस भी नहीं देखा, मेरे फेशियल टोन फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं देखे, मुझे जानते भी ज़्यादा नहीं है, तो उससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया, सिर्फ आपने मेरी सिर्फ आवाज़ सुनी और साउंड ऑब्जर्वेशन से ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं बहुत खुशी से बात कर रही हूँ, अग्रेसिव से बात कर रही हूँ, नाराज़गी से बात कर रही हूँ, गुस्से से बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा दिमाग को जहाँ पर ये पैरेटल लॉब है, पैरेटी ऑक्यूपिटल है, ये सेरेब्रम है, प्रेजेंटेशन नीम, स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत खतरनाक एरिया है, जरा सा भी आ, आपका जो है वो पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, टेम्पोरल लॉब, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इनकी पूरा दिमाग आपके सामने ये चीज डैमेज हो गई तो समझे आप पूरा पूरे डैमेज हो गए। इसका और इसका डायरेक्ट आपकी जरा सी टेंशन हुई, जरा सा आपका हार्ट बीट तेज हुआ, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, यहाँ पर आके आपका इफेक्ट आता है। और अगर ये चीज़ आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी अगर ये जो है वो डैमेज हो जाती है, तो समझना आपकी पूरी बॉडी जो है वो वर्किंग करना खत्म कर देती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों को मेंटेन करें, अपने फ्रंटल लॉब को मेंटेन करें, प्री फ्रंटल, इवन सिर्फ प्री फ्रंटल नहीं, जो ये वाला जो एरिया आपका ये वाला खतरनाक है, ये चीज़, ये जो मोटर एंड प्री मोटर है ना, इसके ऊपर काम करें। तो ये सजेशन जो है वो काउंसलर जो है वो यही देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बिजनेस पर्सन जो है वो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि जब जाहिर वो अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ नया चल रहा होता है, यानी कि बिजनेस को मेंटेन भी करना है, बढ़ाना भी है, और जाहिर पता है पैसा कमाना भी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, एम्प्लॉयज़ के यानी कि पूरी खर्चे को भी देख रहे हैं, यानी कि एक बंदा वो उन सारे हालात को देख रहा है, क्योंकि एक ही जगह दिमाग नहीं ना, उसने रिसर्च भी करनी है, उसने आगे के हालात को भी देखना है, उसने विजन भी सेट करना है, उसने अपने प्रमोशंस भी करनी है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है, बिजनेस को रिटेन भी करना है, ठीक है ना, और अपने एम्प्लॉयमेंट यानी कि इंटरनल जो जितने मसले मसाइले एम्प्लॉयज़ के, सिस्टम के, मशीनरीज के, सारी चीज़ों को भी देखना है, वो एक ही बंदा देख रहा होता है, क्योंकि सारी अप्रूवल तो उसी के पास जा रही होती है। वो अलग बात है कि काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आपके पास एडमिन भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, लेकिन अक्सर में चीज़ तो वही पूरा देख रहा है ना, दिमाग का कंट्रोल तो उसी के पास है, कॉन्सेप्ट तो उसी के पास है। तो वो आजकल जो है पहले से भी बिजनेस पर्सन जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी साइकोलॉजी को जो है वो कर रहे हैं। अभी अक्सर अक्सर जो आप ये देखते हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो सडनली ये 4-5 सालों में बड़े सामने आपको नजर आ रहे हैं, क्या काम कर रहे होते हैं वो आपकी माइंड थेरेपी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो होना है वो तो होना ही है,
अच्छा ये हर इंसान जानता है, वो कोई नई बात नहीं बता रहे। वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं कोई नई साइंस नहीं लेकर आए हैं, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं बना रहे हैं। क्या क्या बता हुआ रहे बात हैं जी, अल्लाह कनेक्ट हो ताला गया? ने जो हमें मज़हब दिया है, अल्लाह ताला ने जो हमें कनात करने को कहा है, अल्लाह ताला ने जो हमें एक एक तवक्कुल कनेक्ट करने हो को जाएगा कहा है, भाई। अल्लाह ताला ने हमें रिलेशनशिप मेंटेन करने को कहा है, अल्लाह ताला ने हमें अखलाक अच्छे करने के लिए कहा है। यार ये नेट भी जा रहा है बार अल्लाह बार ने हमें अपने घूमने के फ़राइज़ लिए। को अदा करने के लिए कहा है, जिसमें हमारे हकूक़ भी हैं, फ़राइज़ भी हैं। हकूक़ क्या हैं? जो जितने भी हम हकूक़ुल इबाद कर रहे हैं रोज़, दोस्ती, रिश्तेदारी, पड़ोस, ये बहन, भाई, ये सारी चीज़ें हकूक़ुल इबाद हैं। इन सब चीज़ों का नाम, ये सब चीज़ें पूरा मज़हब है हमारा। हमने इसको ख़ल्क़ है, इख़लाक़ है, हया है, ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ठीक हैं। अब अगर हम ये नहीं कर रहे, कहीं न कहीं इनमें कमी बेशी आ रही है, कोई बहुत चीज़ ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अच्छा अब ये होता है कि भई अगर इतने मज़हबी हो जाते हैं तो इतने मज़हबी हो गए कि इतने सख्त हो जाते हैं कि हम हर चीज़ को सख्ती के तराजू में तोलते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब तो बहुत मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, बहुत नरम है। मैंने जैसे अभी मिसाल दी थी आप लोगों को, जो मैंने कहा था कि अभी रमज़ान में जो है वो एक क्रिश्चियन बंदा जो है वारिस मसीह के नाम से, उसने बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर दी है कि अवामुन नास, यानी कि जो इस्लाम कबूल करना चाहें और वो इस्लाम कबूल करने के बाद उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनको गाइड करते हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम उसे भी महसूस हुई जब वो मसीह था, यानी कि ईसाई मज़हब से ताल्लुक था उसका। तो उसने उसको ये लगा कि भाई मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूँ, ये कैसा मज़हब है, अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला दिखते हैं ना करते हैं, यानी कि वो सारे सवालात अल्लाह ताला जिसको खोजी बना दे, जिसके अंदर ये दिल डाल दे। इतने हज़ारों अभी लाखों ईसाई हैं, लेकिन हर एक के दिल में ये बात नहीं आ रही है। तो उसके दिल में आई तो उसने खोज लगाई, वो भी मस्जिद में गया। तो उन्होंने ये बात बताई कि भाई मस्जिद में जो है वो इमाम ने कहा क्या तुम मुसलमान तो हो नहीं, कुरान पाक हम तुम्हें कैसे दे दें, हाथ धोकर आओ, वुज़ू कर कर आओ। तो वो हमारे मौलवी, या वही बात आ गई ना कि मजहब में हम इतनी सख्ती में चले जाते हैं कि अगर कोई नरमी करने के लिए आ भी रहा होता है तो हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। फिर इन्होंने बताया कि डॉक्टर इसरार अहमद से जो उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने किताब जो है कुरान पाक भी अता की, और जो है वो कुरान पाक को दिया उन्होंने, और फिर वो पढ़ने बैठे, समझा। तो उनको ये पता चला कि अल्लाह ताला तो हमसे ये चीज़ें फरमा रहे हैं, हमने तो अभी तक कुरान पाक खोले ही नहीं है, हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं कुरान पाक, हमने कुरान पाक को समझाया ही नहीं, समझा ही नहीं, तुम समझाएंगे तो बाद में। उसके बाद जब वो मुसलमान हुए तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़